Good morning students. Today we will discuss about third part of motion. मतलब बेसिकली इससे पहले जो दो पार्ट था जिसमें हमने बताया था आपको कि फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसमें मैंने बताया था पार्टिकल के बारे में, मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, और मैंने ये बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। आप ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से करेंगे। इतना बताने के बाद फिर हमने कुछ बातें की थी वेक्टर्स के बारे में, मतलब कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, और उसी दौरान ये बताया था मैंने आपको कि वेक्टर्स क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन भी सिर्फ बदल जाए, मैग्नीट्यूड ना बदले, सिर्फ डायरेक्शन भी अगर बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है, और अगर दोनों बदल जाए, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो वेक्टर तो बदलना ही है। तो वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बारे में हमने बात किया था कि वेक्टर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड के अंदर वेक्टर लिख देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड बदल जाता है। ये सारी बातें हमने की थी। लेकिन जो चैप्टर है आपका मोशन चैप्टर, जिसमें हमको ये जानना है कि मोशन क्या है, कितने प्रकार का है, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर यही से शुरू होगा, एंड चैप्टर का नाम है आपके, चैप्टर का नाम है मोशन। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, काइनेमेटिक्स। किस नाम से जानते हैं? काइनेमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये है आपका क्लास 9 का लेक्चर है ये, एंड इसमें आपको देखना है मोशन और काइनेमेटिक्स के बारे में। ध्यान रखिए, यहाँ काइनेमेटिक्स पढ़ना है या मोशन पढ़ना है तो मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ना है। आप सब लोगों को पता होगा कि मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स लगने की वजह से होता है। तो फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, तो कॉज ऑफ मोशन क्या हुआ? फोर्स। तो यहाँ कॉज को नहीं पढ़ना है, यहाँ मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मोशन। मोशन या काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, काइनेमेटिक्स का जो डेफिनेशन है वो है, काइनेमेटिक्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ मोशन without reference to its cause, without reference to its cause is known as kinematics। मतलब कि आप ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी है और इस बॉडी का मास मान लीजिए m है। क्या है इस बॉडी का मास? m है। और या बॉडी नहीं, आप ऐसा मान लो ना, ये कोई कार है। बॉडी पहले तो आप इस प्रैक्टिकल चीजों को समझने की कोशिश करो। ये कोई कार है, मान लीजिए ये कोई कार है, सपोज कर लीजिए दिस इज अ कार स्टैंडिंग ऑन द रोड। ये रोड है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस रोड है और ये कार है। और मान लीजिए ये कार अभी रेस्ट की अवस्था में है। कार कौन सी अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में, एट रेस्ट। और सडनली किसी आदमी ने आकर इस कार को पीछे से धक्का दिया। कितने फोर्स से? 100 न्यूटन फोर्स से। कितने न्यूटन फोर्स से? 100 न्यूटन फोर्स से मान लीजिए पुश किया। किसी आदमी ने पुश किया या कोई गाड़ी ने धक्का दिया होगा, किसी दूसरी गाड़ी ने इस पर धक्का दिया होगा। तो ये जो कार था जो रेस्ट में था, क्या ये अब मोशन में आ जाएगा? बिल्कुल, अब ये मोशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये मोशन में आ जाएगा। मतलब वही कार जो रेस्ट में था, नाउ द कार इज इन मोशन। मतलब कि ये जो कार था ये रेस्ट की अवस्था में था शुरू में, और जब इस पर फोर्स लगा, कौन लगाया फोर्स? कोई आदमी लगाया हो, एक्सटर्नल एजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब कोई भी बाहरी तत्व, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई दूसरी गाड़ी हो,
इस पर फोर्स लगाया तो ये चल दिया। तो नाउ द कार इज इन मोशन, मोशन में हो गया। अच्छा ये बताइए मोशन में अगर हुआ ये तो कॉज ऑफ मोशन क्या था? कॉज ऑफ मोशन, इस मोशन का वजह क्या था, क्यों मोशन में आया कार? बिकॉज देयर इज फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बैकवर्ड साइड, नेट फोर्स इसमें लग रहा था किस दिशा में? आगे की दिशा में। तो कॉज ऑफ मोशन क्या हुआ? फोर्स, फोर्स के लगने से कार मोशन में आया है, अदरवाइज कार मोशन में कभी नहीं आता, रेस्ट में ही रहता। कॉज ऑफ मोशन क्या हुआ? फोर्स। अच्छा मोशन आने के बाद आफ्टर मोशन, मतलब मोशन जब आ गया, आफ्टर मोशन इज अटेन, मतलब मोशन जब मिल गया इस कार को तो क्या होगा जरा बताइए। तो क्या कार का डिस्प्लेसमेंट बदला होगा? बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट जरूर बदला होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बदला होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बदला होगा और क्या इस कार में वेलोसिटी आई होगी? बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी चीजें आई होगी इस कार में मोशन के बाद? जरूर है। ये कार जब रेस्ट में था तो इसमें इसका जीरो था सब चीज, मतलब वेलोसिटी जीरो था, चल भी नहीं रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। जब फोर्स लगा तो ये कार चल रही है। अच्छा ये बताइए तो जो मोशन का कॉज हुआ वो कौन हुआ? फोर्स। बट जब मोशन आ गया तब इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह चीजें आ गई। तो काइनेमेटिक्स कॉज को नहीं पढ़ता है, माने काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन अगर पढ़े हम तो यहाँ पता चलेगा कि इट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू इट्स कॉज, माने कॉज को जाने हुए, कॉज को बिना जाने हुए आप पढ़ाई करेंगे इसमें। माने कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? जनरली फोर्स होता है। तो इस काइनेमेटिक्स में आप फोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आप पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, और आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। काइनेमेटिक्स फिजिक्स के ऐसे ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम मोशन का अध्ययन करते हैं और मोशन का जो कॉज है, जनरली जो फोर्स होता है, उसके बारे में यहाँ जानकारी हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में दूसरा चैप्टर बना हुआ है कॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ वगैरह आएगा, फोर्स वगैरह आएगा, उसमें ये सब पता चलेगा। तो पूछा जाएगा काइनेमेटिक्स क्या है? तो इट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको आएंगे जिसमें ये दिया रहेगा कि कार कोई चल रहा है, इतना वेलोसिटी है, इतना एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्यों चल रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं मिलेगा। तो काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू इट्स कॉज इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इसमें कॉज ऑफ मोशन अर्थात फोर्स का जिक्र कहीं नहीं आएगा। इसमें जिक्र आएगा क्या चीज का? इसमें जिक्र आएगा वेलोसिटी का, इसमें जिक्र आएगा डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का एंड ऑल। तो ये बात तो समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स क्या करता है। काइनेमेटिक्स विदाउट रेफरेंस टू इट्स कॉज मोशन को पढ़ाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे, हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो यहीं से शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो बात है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, इसके बारे में हमको बात करना है। रेस्ट किसको बोलते हैं और मोशन में कोई बॉडी है, ये कब होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, वीडियो को आप अगर पॉज करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि दुनिया में या इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आप देखते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो हवाएं हो जो चल रही हैं, ऑक्सीजन, नदी हो, जितनी भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं इस पूरे पृथ्वी पर, हम तो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, वो
या तो चल रही होती है या रुकी हुई होती है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कार या तो चल रहा होगा नहीं तो रुका होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कार को किसी और स्टेट में आप देखते हैं, कार को किसी और रूप में आप देखते हैं, या तो कार चल रहा है नहीं तो रुका हुआ है। इसके अलावा कुछ और आप देखते हैं? नहीं। सिर्फ कार ही नहीं, इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ग्रह हो, सन हो, प्लैनेट हो, एस्टेरॉइड्स हो, या फिर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधा, नदी नाला, कार, जीप, ये कुछ भी चीजें या तो रेस्ट की अवस्था में होंगी या तो मोशन की अवस्था में होंगी। अच्छा, कई बार तो चीजें हमेशा रेस्ट नहीं रहेंगी, जैसे पेड़ जमीन पर है, जीवन भर रेस्ट में रहेगा। कई बार चीजें परमानेंटली मोशन में रहती है, जैसे प्लेनेट अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो ये परमानेंटली स्टेट ऑफ मोशन का आ गया, मतलब हमेशा ये मोशन में रहेगा, कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इस रेस्ट और मोशन को समझिए। ये दो ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है। माने कोई भी बॉडी नेचुरल रूप से या तो रेस्ट में पाया जा सकता है या तो मोशन में पाया जा सकता है। सो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? रेस्ट एंड मोशन आर द टू नेचुरल स्टेट दैट कैन बी एसोसिएटेड विद एनी बॉडी। बॉडी कहने का मतलब यहाँ कुछ भी, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज बॉडी। तो रेस्ट और मोशन के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, तो कहिए कि ये दो ऐसे स्टेट हैं जो नेचुरल स्टेट है। कोई भी बॉडी इसी दोनों में से किसी एक स्टेट में मिलेगा, रेस्ट में मिलेगा नहीं तो मोशन में मिलेगा। अच्छा, ये दोनों स्टेट एक बार में नहीं मिल सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कोई बॉडी रेस्ट में भी और मोशन में भी हो, कोई बॉडी रेस्ट में भी और मोशन में भी हो, एक ही साथ में एक ही समय में नहीं हो सकता है। मतलब ये दो अलग अलग स्टेट हैं। जनरली ये दोनों स्टेट कभी मिलेंगे नहीं, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में नहीं होगा, कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब रेस्ट और मोशन क्या है? तो ये दो ऐसे स्टेट हैं जिस स्टेट में कोई भी बॉडी पाया जा सकता है। ये तो नेचुरल स्टेट है जिसमें कोई भी बॉडी पाया जा सकता है। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच लो कि इसके अलावा कुछ और है क्या? आपने जितनी भी चीजें देखी हैं इस पूरी दुनिया में, वो या तो चल रहा है या तो रुका हुआ है, तीसरा कोई स्टेट है ही नहीं। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन के बारे में अगर आप बोले कि रेस्ट एंड मोशन आर the two natural states that can be associated with body under observation. Body under observation. बॉडी कहने का मतलब फिजिक्स में कोई भी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बॉडी हुआ। इस बोतल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी मान लीजिए ये हमारे लिए बॉडी हुआ। हम कैमरा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉडी हुआ। हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉडी हुआ। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पंखा को, बॉडी हुआ। एसी को, बॉडी। दिस ऑल आर बॉडीज। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इन फिजिक्स इज नोन एज बॉडी। So rest and motion are the two natural states that can be associated with body under observation. ये दो natural state है, माने body is at rest और body is in motion. मतलब या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, इसके अलावा बॉडी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो या तो रेस्ट में रह सकता है या मोशन में रह सकता है। So rest and motion are two pure natural state that can be ever associated with any body under observation. इसी को हम रेस्ट बोलते हैं और मोशन बोलते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में चीजें या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखेंगे ये सन है हमारा और इस सन के चारों तरफ पृथ्वी, मतलब ये जो अर्थ है ये गोल गोल घूम रही है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है, कभी रुकी नहीं आज तक, कंटिन्यूअसली मोशन में है। वहीं पर आप अगर देखेंगे इस पेड़ पर कोई, इस पृथ्वी पर कोई पेड़ है, पृथ्वी पर से देखिए, अगर पृथ्वी पर से यहाँ से
यहाँ से खड़ा हुआ तो रेस्ट में दिखाई देगा। हालांकि पृथ्वी से बाहर निकल गए तो अब ये पृथ्वी चल रहा है तो पेड़ भी उसके अंदर चल रहा है। सो इधर अ थिंग कैन बी इन रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। ये बात समझ में आ गई? तो रेस्ट एंड मोशन दो नेचुरल स्टेट। अब इसमें हमको रेस्ट के बारे में देखना है और इसके बारे में हमको देखना है मोशन के बारे में देखना है। ये दो चीजें एकदम क्लियर करनी है, तभी जाके आगे बात बनेगा। ठीक है, अगला चीज क्या है हमारा, सबसे पहला चीज कि हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं भाई। और ये बात हम आपको सबसे फर्स्ट फंडामेंटल जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था कि मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए भी जगह तैयार रखिए, मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर रखिए, वहीं से आपको ऑब्जर्वेशन करना है। मान लीजिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है ओरिजिन। यही से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर है, यहां पर एक्स एक्सिस पर, किस जगह पर है? एक्स एक्सिस पर। इसको नाम दे दीजिए पॉइंट ए और ये एक्स एक्सिस इस जगह से कितने दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है भाई? 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कहा जाए कितना होगा? तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर 3 मीटर की दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस से 3 दूरी, और वाई एक्सिस पर तो है ही नहीं, ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। सो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 0। अच्छा, मान लीजिए टाइम है, सपोज कर लीजिए 10:10 AM। ठीक है, यहां पर ए कोई बॉडी है, मान लो ना कोई कार है, क्या है यहां पर? कोई कार लगी हुई है और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कितने मीटर की दूरी पर है ये कार आपसे? 3 मीटर की दूरी पर है। और कौन एक्सिस में लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। कार का पॉइंट मान लीजिए यहां पर ये वाला कार है, तो कार का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 और 0। किस समय? 10:10 आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया 10:10 से। ये है व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट मतलब कार यहां पे खड़ी है, कार पॉइंट ए पर खड़ी है और आप वो पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को। कार का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता होगा, पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट इसका है 3 और 0 और ऑब्जर्वेशन कितने बजे शुरू हुआ? 10:10 पर। और मान लीजिए 10:12 तक भी 10:12 तक भी अगर ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं बदला, ये कोऑर्डिनेट जस्ट का तस है, मतलब कार आपको वही दिख रहा है जिस समय आपने देखना शुरू किया था। वो टाइम क्या था? 10:10। अब टाइम कितना हो रहा है? 10:12। कितने मिनट गुजर चुके हैं? 2 मिनट गुजर चुके हैं। फिर भी ये कार का जो कोऑर्डिनेट है नहीं बदला। कार का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? नहीं बदला। तो ऐसे परिस्थिति में हम बोलेंगे ये कार कौन चीज की अवस्था में है? ये कार रेस्ट की अवस्था में है। मतलब जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो और टाइम गुजरता जाता हो लेकिन बॉडी का कोऑर्डिनेट नहीं बदलता हो, बॉडी का कोऑर्डिनेट जस्ट का तस है, 30 पहले भी था और 2 मिनट बाद भी 30 है, तो ऐसे परिस्थिति में हम बोलेंगे बॉडी कौन सी अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में। कौन से स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है। माने रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा भाई? रेस्ट का डेफिनेशन होगा व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप 9th क्लास में है तो सिंपल भाषा में इसको पोजीशन भी समझ सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन ही बता रहा है ना। तो व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट changes with respect to time, with
respect to time, then with respect to time, then the body is said to be in the state of rest। माने ध्यान से समझिए, बात यह है कि यहाँ पर आपने देखा था कार 10:10 पर उसका पोजीशन यहाँ था और उस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उस पोजीशन के लिए जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 30 था। 2 मिनट बाद कितना हो गया, 2 मिनट बाद उसका कोऑर्डिनेट उतना ही रहा, 2 मिनट बाद कोऑर्डिनेट नहीं बदला, पोजीशन नहीं बदला, तो बोलेंगे कि 2 मिनट गुजर गए बट पोजीशन तो बदला नहीं, तो बोलेंगे कार कौन से स्टेट में है, रेस्ट की अवस्था में। रेस्ट की अवस्था मतलब, अवस्था का मतलब स्टेट, रेस्ट के स्टेट में या स्टेट ऑफ रेस्ट में। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का मतलब वो टाइम के तुलना में, टाइम तो बदल गया लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बदला, तो when the coordinate system of the body do not changes with respect to time, then the body is said to be in state of rest। मतलब कोऑर्डिनेट बदल गया, टाइम बदल गया, कोऑर्डिनेट नहीं बदला, तो बोलेंगे बॉडी कौन से स्टेट में है, रेस्ट। अब यहाँ एक बात समझिए, किसका कोऑर्डिनेट, बॉडी का कोऑर्डिनेट, बॉडी का कोऑर्डिनेट है ना भाई, कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ पोजीशन। फिर से लिख देते हैं, बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बॉडी का, इनडायरेक्टली वो पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन या कोऑर्डिनेट किसका, बॉडी का, कहां से देखे जाने पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने पर। अच्छा आप कहिएगा कि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के काम चल सकता है, नहीं। आप जिस जगह खड़े होकर बॉडी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस जगह का अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तभी तो उसमें फिट बैठेगा बॉडी की, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है कि 10 मीटर की दूरी पर है कि 20 मीटर की दूरी पर है, देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आपने बॉडी का किया और देखा कि बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बदल रहा है, माने बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब वो बॉडी का पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो बॉडी इज इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आता है बात मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन किसको बोलते हैं भाई? What is motion? मोशन किसको बोलते हैं भाई? तो मोशन में क्या हो गया, मान लीजिए आपने यहां पर x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस है और आपने यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू किया, इस जगह से ऑब्जर्वेशन शुरू किया और कोई बॉडी यहां पर है, कोई कार, पॉइंट, फिजिक्स में तो हर चीज को पार्टिकल मान लेना है, तो कार को यहां पर है, सपोज कर लीजिए ए पॉइंट पर है और इसका कोऑर्डिनेट वही 3 मीटर पर है, 3 मीटर पर कार खड़ा है आपसे 3 0 के कोऑर्डिनेट पर, और बाद में वो चला गया 100 0, बाद में उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 100 और 0। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझिए। इसका मतलब हुआ कि बॉडी का ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आपने वही 10:10 पर आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था t1 समय पर, जो कितना था 10:10 पर। 10:10 पर बॉडी के कोऑर्डिनेट कितना था 30, माने बॉडी इस पोजीशन पर था, और टाइम जैसे बदल गया, टाइम बाद में कितना हो गया 10:12। 10:12। आप शुरू में जब ऑब्जर्वेशन शुरू किए, यहां पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, यहां ऑब्जर्वेशन एंड्स, यहां पर ऑब्जर्वेशन खत्म किया आपने, इसका बॉडी कहीं जाए तो मतलब नहीं है। तो ये बताइए 10:10 पर आपने बॉडी को देखना शुरू किया और उसका कोऑर्डिनेट था 30। 10:12 पर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जल्दी बता दो भाई। कोऑर्डिनेट हो गया 100 0। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 0। अब ये मत पूछिए कि 100 कैसे हो, एग्जांपल ले लिया मैंने, ये 100 और 0 हो गया कोऑर्डिनेट। तो बताइए कितना समय लगा टोटल, 2 मिनट। टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल कितना हुआ 2 मिनट, और इस 2 मिनट में बॉडी 3 पर था और कितना पर आ गया, जल्दी बताओ भाई 100 पर। कितना चला होगा बॉडी, 97 मीटर। कितना चला होगा 97 मीटर, तभी ना 3 मीटर पर था और 97 मीटर चला होगा, तो कितना आ गया होगा 100 मीटर। तो कितना चला इससे मतलब नहीं
97 मीटर चला, लेकिन हम जो बात बता रहे हैं वो ये 10:10 पर बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था और 10:12 पर बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या समय बदल जाने से, टाइम बदल जाने से बॉडी का कोऑर्डिनेट सिस्टम बदला? यस, बदला है भाई। बॉडी का ऑब्जर्वेशन आपने शुरू किया 10:10 पर, तो कोऑर्डिनेट था 30, अब 10:12 हो चुके हैं तो कोऑर्डिनेट है 100। तो इसका मतलब है कि इन 2 मिनट्स में बॉडी का कोऑर्डिनेट बदल गया, मतलब बॉडी का पोजीशन बदल गया। टाइम बदला, पोजीशन भी बदला। जब भी ऐसा हो फिजिक्स में कि बॉडी के टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बदलने से बॉडी का पोजीशन बदल जाए तो बोलेंगे बॉडी का क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो मोशन का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा भाई? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोशन? तो मोशन का डेफिनेशन होगा कि a body is said to be in the state of motion. A body is said to be in the state of motion. In the state of motion when its position changes. पोजीशन का मतलब बाबू क्या बताया था मैंने? पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम माने व्हेन इट्स पोजीशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू। रिस्पेक्ट टू का मतलब आदर नहीं होता, रिस्पेक्ट टू का मतलब तुलना करना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, a body is said to be in the state of motion when its position या coordinate system changes. Coordinate system नहीं, coordinate. When its coordinates changes with respect to time. मतलब कोई बॉडी मोशन में कब कहा जाएगा? जब टाइम बदल जाए तो उसका पोजीशन बदल जाए तो हम बोलेंगे बॉडी कौन से चीज में है? मोशन में है। और टाइम बदल जाए और कोऑर्डिनेट्स नहीं बदले तो बोलेंगे रेस्ट में। रेस्ट और मोशन क्या है? 2 नेचुरल स्टेट जो किसी भी बॉडी के साथ पाए जा सकते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात करना है हमको, वो करना है हमको अब जो चीज करना वो बेहद जरूरी है और वो क्या है? तो वो है मोशन जब हम जान गए और रेस्ट जान गए तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये रेस्ट मोशन जब है, ठीक है, रेस्ट भी समझ गए, मोशन भी समझ गए, तो ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह इसमें क्यों आ जाता है? उसकी क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है? तो जरा उस पर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है? देखो, आप घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है और सरिया जिसको छड़ बोलते हैं, रॉड्स, आयरन रॉड्स की जरूरत होती है, प्लस मिस्त्री वो आता है तो फिर अपना काम करके घर को कंप्लीट करता है। यहाँ फिजिक्स में जब आप ये बात जान गए कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो फिर सवाल है कि इस रेस्ट या इस मोशन के घटना को सही ढंग से समझने के लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिनके हेल्प से रेस्ट को या मोशन को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मोशन के बारे में जानने के लिए। खाली ये जान जाना कि टाइम बदलने से कोऑर्डिनेट बदल गया तो मोशन हो गया, इतना काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें इसमें जाननी है। तो अब हमको एक्चुअली में मोशन को रीड करना है, स्टडी करना है, तो इसको रीड करने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उनको? काइनेमेटिक वेरिएबल्स। तो कहा जाए कि काइनेमेटिक वेरिएबल्स क्या है भाई? व्हाट आर काइनेमेटिक वेरिएबल? काइनेमेटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, काइनेमेटिक वेरिएबल किसको कहते हैं ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी तो समझते हैं ना, कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे फोर्स 5 न्यूटन तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मास 5 kg नाप सकते हैं ना।
So these all are physical quantity. तो काइनेमेटिक वेरिएबल क्या है? ये सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी जरूरत पड़ेगी मोशन को बढ़ने के लिए, या ऐसे कह लीजिए आप कि ये वो एसेंशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मोशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, माने मोशन के बारे में जो अच्छे से बताएंगे आपको, है ना। मतलब काइनेमेटिक वेरिएबल क्या होता है? These are the physical quantities. These are the physical quantities. Physical quantities which are needed to construct a motion. Construct motion or set of variables या parameters needed to study motion is known as क्या? Is known as kinematic variables. मतलब उन चीजों के हेल्प से जिनके हेल्प मिलने पर मोशन का अध्ययन किया जा सके, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की तरह सोचो ना, आप बिना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जाने हुए मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, these all are what? These all are kinetic variables. इन्हीं के हेल्प से मोशन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या इनके हेल्प से मोशन को जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, आपके मन में होगा कि काइनेमेटिक वेरिएबल कौन-कौन है? तो देखिए, काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, पहला है पोजीशन वेक्टर। पहला क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा क्या है? वेलोसिटी। और चौथा क्या है? एक्सेलरेशन। चौथा क्या है भाई? एक्सेलरेशन। मतलब इन्हीं के हेल्प से, मतलब पोजीशन वेक्टर जान गए, डिस्प्लेसमेंट जान गए, वेलोसिटी जान गए, एक्सेलरेशन जान गए, तो इनके हेल्प से आप मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब ये चारों हमारे लिए क्या हुए? काइनेमेटिक वेरिएबल्स हुए। सो दीज आर काइनेमेटिक वेरिएबल्स। इन्हीं को हम बोल रहे हैं काइनेमेटिक वेरिएबल, बिकॉज इन्हीं के हेल्प से। अच्छा, इसमें से किसी एक को मिटा दो या दो को मिटा दो, मोशन डिस्क्राइब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर वेलोसिटी हो गया या फिर एक्सेलरेशन हो गया, इन्हीं को कहा जाता है फिजिक्स में काइनेमेटिक वेरिएबल्स। ये समझ में आ गया? अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक पढ़ा रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि रेस्ट और मोशन क्या है। तो बेसिकली वो दो नेचुरल स्टेट है जिसमें कोई भी बॉडी पाया जा सकता है। अब उसके बाद हमने देखा काइनेमेटिक वेरिएबल, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। अब देखना ये बारी बारी से, आपके सामने पहली बार आ रहा होगा पोजीशन वेक्टर, पहली बार आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, पहली बार आ रहा होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इनको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट, आपका क्यूरियोसिटी भी बढ़ते जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसको बनाइएगा। सो सब तो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे इसमें तो आपको स्टडी ऑफ नेचर ही करना है। नेचर का है तो स्टडी फिजिक्स है। छुप गए हो सनम। अब देखो, अब करना क्या है?
नाउ बारी बारी से आपको पढ़ना है। सबसे पहला टर्म क्या था भाई? सबसे पहला टर्म था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सबसे पहला टर्म है काइनेमेटिक वेरिएबल में, पोजीशन वेक्टर। व्हाट डज इट मींस? मान लो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो पहले आप एक सिचुएशन देखो। सिचुएशन ये है कि कोई कार मान लीजिए पॉइंट ए से ऐसे ऐसे चलते चलते कहां पहुंचा? पॉइंट बी पर। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में पहुंचे, इधर उधर पहाड़ी इलाका शिमला में होगा मान लीजिए कोई कार, तो ऐसे ऐसे होते होते पहुंचा है बी पर। ठीक है, ये कौन सा कार का पोजीशन था? इनिशियल। और ये कौन सा पोजीशन था? फाइनल। अच्छा ये बताइए, ये कार जो मोशन कर रहा है ए से बी की ओर है, माने मोशन इज फ्रॉम ए टू बी। मोशन इज फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले आप ये बता दो, इस मोशन का ऑब्जर्वेशन बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हो सकता है क्या? नहीं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। मान लो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर दो, बड़ा कर दो इसको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, बड़ा कर दिए, बड़ा कर दिए। ठीक है, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बॉडी शुरू में कहां था? बता दो भाई। बॉडी शुरू में यहां था। बॉडी किधर से चल के आया? ए से बी तक। अच्छा पहले बताओ यहां मोशन हुआ कि नहीं? मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y। तो कोऑर्डिनेट बदला कि नहीं? टाइम बदला तो कोऑर्डिनेट भी बदला, तो मोशन तो हो ही रहा है, पता तो चल ही रहा है यहां पर। अब मान लो बॉडी यहां पर है ए पॉइंट पर और बॉडी मान लो यहां पर बी पॉइंट पर है शुरू में। तो अगर हम कहें कि बॉडी ए पॉइंट पर है, बॉडी मोशन के दौरान मान लो पर्टिकुलरली इस जगह पर है, इस जगह को आते हुए क्रॉस किया होगा, बी तक पहुंचा होगा, माने ए से सी होते हुए बॉडी कहां गया होगा? बी पोजीशन पर पहुंचा होगा, बॉडी का मोशन हुआ होगा। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी का ओरिजिन से जो पोजीशन है वो बताएं, तो इस पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर होगा वही वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि बॉडी मोशन के दौरान सी पर था या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ओरिजिन से मतलब ओ पॉइंट से क्या करेंगे? एक पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, एक लाइन को मिला देंगे, और ये जो लाइन होगा ये लाइन हमारा कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो कहा जाएगा OC जो वेक्टर है, OC वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? R वेक्टर है, और इसी को हम कौन वेक्टर बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर मोशन के दौरान पोजीशन को बताने वाला वेक्टर होता है। अच्छा मान लो किसी आदमी को यहाँ पता करना होता है बॉडी का पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ मिला देते, ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता। बॉडी अगर चलने के दौरान यहाँ पहुंचा, मान लो ये D है, ये E पॉइंट है, तो E पर इस जगह पर इंस्टेंटेनियस पोजीशन बॉडी का क्या था वो बताने के लिए ऐसे मिला देते, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता। माने मोशन के दौरान आपको पता है कि हर पॉइंट पर पोजीशन बदल रहा है बॉडी का, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी का क्या पोजीशन है ये जानने के लिए ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन को मिला देते हैं हम, और यही स्ट्रेट लाइन क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। ये बात समझ में आए? माने कोई कहे कि पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, तो इट गिव्स इंस्टेंटेनियस का मतलब समय के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, मान लो मोशन शुरू हुआ 10 बजे, आप जानना चाहते थे कि 10:03 पर बॉडी का हाल क्या है, तो 10:03 पर यहाँ से मिला दीजिए ऐसे लाइन, ये बॉडी का पोजीशन बता दिया। दिस इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट गिव्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन
instantaneous position of body, instantaneous position of body during motion, during motion। और पोजीशन वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा? तो ओरिजिन से जिस पर्टिकुलर पॉइंट को आप जानना चाहते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिला दीजिए, वही लाइन हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो इट इज कंस्ट्रक्टेड when the instantaneous point is joined by a straight line, is joined with point of observation, is joined with point of observation through a straight line, through a straight line। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट ऐसे करते हैं, ये मिटा दे। हम ये बता रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए ये ऐसे करके x एक्सिस है और ऐसे करके y एक्सिस है। बॉडी किस जगह पर है? इस जगह पर। बॉडी किस जगह पर पहुंचा? पॉइंट B पर। किस जगह पर पहुंचा बॉडी? पॉइंट B पर। आप जानना चाहते हैं कि 10:03 में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन, तो इसको ओरिजिन से क्या करेंगे आप? उस पोजीशन को जिसको आप जानने की इच्छा रखते हैं उसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये जो r होगा, ये वेक्टर O से D पॉइंट तक या O से P पॉइंट तक, यही OP वेक्टर जो होगा क्या कहा जाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। बहुत सिंपल है। जिस पर्टिकुलर पोजीशन को आप जानना चाहते हैं उसको ओरिजिन से मिला दीजिए, क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में चूंकि डायरेक्शन भी है थीटा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको लग रहा होगा कि पोजीशन वेक्टर तो फालतू का चीज है, इसको ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देना है, बन गया पोजीशन वेक्टर। लेकिन पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए सर, पोजीशन वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है उसको जरा आप समझिए। पोजीशन वेक्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि मोशन के दौरान पोजीशन वेक्टर कंटीन्यूअसली बदलता है। क्या करता है? कंटीन्यूअसली पोजीशन वेक्टर बदलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं इस बात को जरा समझना है, इस बात को समझिएगा तभी जाके बात बनेगी आगे। बात देखिए क्या है, बात ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक x एक्सिस बनाया, यहाँ y एक्सिस बनाया, बॉडी कहाँ से चला? A पॉइंट से चला और किस पोजीशन पर पहुंचा? B पॉइंट पर आया। तो बॉडी का मोशन हुआ ना भाई, क्योंकि इस जगह पर कोऑर्डिनेट था xy y1 और इस जगह पर कोऑर्डिनेट है x2 y2। आप चाहते हैं पॉइंट C पर हम चेक करें पोजीशन, तो क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऐसे मिला देंगे, इसको नाम दे दीजिए r। अच्छा, बॉडी मोशन के दौरान खाली C पर ही आया होगा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सब पर आया? मान लो पोजीशन वेक्टर यहाँ आया होगा बॉडी D पर, तो इसको मिला दीजिए, तो पोजीशन वेक्टर एक नया मिल गया r2। बॉडी यहाँ आया होगा, इसको मिला दीजिए, पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया? r3। बॉडी यहाँ आया होगा, पोजीशन वेक्टर मिला दीजिए, r4। हम तो कहते हैं इस मोशन के दौरान बॉडी हर पॉइंट को प्राप्त करते हुए गया होगा, तो हर पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा या नहीं होगा? हर पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। तो आप जरा बताइए कि मोशन के दौरान इस जगह पर पोजीशन वेक्टर ये था और इस जगह पर पोजीशन वेक्टर ये है, इसका नाम दे दीजिए r1, इसका नाम दे दीजिए r2। इस जगह पर पोजीशन वेक्टर कुछ और रहा, इस जगह पर कुछ और रहा, इस जगह पर कुछ और रहा। मतलब मोशन के दौरान क्या पोजीशन वेक्टर हर पॉइंट पर बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा।
तो मोशन में पोजीशन वेक्टर चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, there is different position vector corresponding to any point during motion. तो मोशन की परिभाषा ये है कि मोशन एक ऐसी घटना है जिसमें हर पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर अलग अलग होता है। तो ड्यूरिंग मोशन पोजीशन वेक्टर चेंजेस और इट रिमेन्स कांस्टेंट चेंजेस। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? चेंज करेगा। यहाँ से चल के यहाँ आया तो इस बीच में बहुत सारे पोजीशन वेक्टर्स होंगे हमारे पास। तो ड्यूरिंग मोशन पोजीशन वेक्टर चेंजेस। अच्छा, एक कंडीशन आपको दे रहे हैं, कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर था, कोऑर्डिनेट था XY और वो वहीं पर रह गया, माने 10:10 पर आप देखिए वही था, आज 10:12 पर आप देखें तो वही था, वो चला ही नहीं। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर आप निकालना चाहें तो यही ना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R। अच्छा, ये तो हमेशा के लिए यही रह गया, ये तो कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये बॉडी जब रेस्ट में रहेगा, 10:10 पर भी वही था, 10:12 पर भी वही है, तो रेस्ट में रहेगा तो कोऑर्डिनेट ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी नहीं बदलेगा। मतलब मोशन के दौरान पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा और रेस्ट के दौरान पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं करेगा। मतलब ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन वेक्टर डू नॉट चेंजेस, नहीं बदलता है। तो रेस्ट के दौरान पोजीशन वेक्टर नहीं बदलेगा, मोशन के दौरान पोजीशन वेक्टर बदलेगा। पोजीशन वेक्टर है क्या? तो मोशन के दौरान किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जानना है तो आप जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको मिला दीजिए। ये मिलाने वाली लाइन ही पोजीशन वेक्टर कहलाएगी, जिसको जनरली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं था, जो काम की बात आएगी हमारी वो अब आएगी। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। इससे कॉन्सेप्ट क्या सीखा? पोजीशन वेक्टर रेस्ट में नहीं बदलेगा और मोशन में बदलेगा। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। अब एक सवाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए। मान लीजिए यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट है और कोई बॉडी यहां पर है A पॉइंट पर, और बॉडी कहां गया? इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। बॉडी कौन से पाथ पर मूव कर रहा है? बोलो भाई, सर्कुलर पाथ पर। कैसे मूव कर रहा है? इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है? क्लॉकवाइज। मतलब A से आया B पर और B से आया C पर और C से आया D पर। ऐसे मूव कर रहा है बॉडी, क्लॉकवाइज दिशा, ऐसे मूव कर रहा है। अब अगर आप ओरिजिन पर हैं और आप जानना चाहते हैं इस जगह का पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर मिलाइएगा, इसको नाम दे दीजिए R1। और अगर बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ मिलाइएगा, इसको नाम दे दीजिए R2। बॉडी यहाँ पर है, यहाँ मिलाइएगा। तो घड़ी के सुई की तरह मोशन के दौरान कंटिन्यूअसली क्या पोजीशन वेक्टर बदलता रहेगा? बिल्कुल बदलता रहेगा। मोशन हो रहा है तो आप सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मोशन के साथ साथ आपका पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा है। मतलब मोशन के दौरान पोजीशन वेक्टर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलते ही रहेगा। हाँ, अगर इसी कंडीशन में कह दिया जाता कि आप यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है, एक पॉइंट पर, तो पोजीशन वेक्टर हो जाता, नहीं बदलता। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि मान लो कोई बॉडी मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉइंट A पर है और ये चलते
कहाँ पहुंचा? बी पर पहुंचा। और आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट ओ से। ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये आपका कौन एक्सिस है? वाई एक्सिस है। आपका फ्रेम है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में हम पूछें अगर आपसे कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो जवाब दीजिएगा x1 y1 कुछ भी आर्बिट्रेरी कुछ मान लो, और b का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। अगर हम पूछें कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताओ भाई, तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का हो जाएगा ये, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल। शुरू में पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल। कोई पूछे आर इनिशियल क्या है, तो कह दीजिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है। नाउ अगर कोई पूछे आपसे कि बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर कितना है, बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर है आपका आर एफ। आर एफ कहने का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या है भाई? फाइनल पोजीशन वेक्टर। So this Ri is initial position vector and this Rf is final position vector. अच्छा, बॉडी चला किधर से किधर है भाई? ऐसे चलते हुए, माने मोशन की दिशा है A से B की तरफ, A से B की तरफ। अच्छा, अब हम पूछें यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर पहले इतना था और बाद में इधर चला, तो पोजीशन वेक्टर बदला कितना? यही ना बदला, यही ना बदला होगा पोजीशन वेक्टर। शुरू में पोजीशन वेक्टर आर आई था, बाद में आर एफ हो गया, बाद में पोजीशन वेक्टर यही ना बदला जी। यही जो पोजीशन वेक्टर बदला, यही जो बदलाव नापने वाला चीज है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। फिर से मेरे बात को समझिए, शुरू में बॉडी का पोजीशन वेक्टर यहाँ था, बाद में पोजीशन वेक्टर यहाँ है। पोजीशन वेक्टर कितना बदला? इतना ही ना बदला। ये जो बदलाव है इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। माने पोजीशन वेक्टर के बदलाव को नापने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। माने डिस्प्लेसमेंट मेजर्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग मोशन। तो बदलाव कितना हुआ? इतना हुआ, और इसी को हम डेल्टा आर बोल रहे हैं। तो डेल्टा आर ही हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर ही हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और ये डेल्टा आर क्या है भाई? ये पोजीशन वेक्टर में बदलाव को नापा है। बदलाव हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ माइनस आर आई। किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ माइनस आर आई। ध्यान दीजिए, यहाँ डेल्टा आर जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आर एफ क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर, और आर आई क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे डिस्प्लेसमेंट को? तो क्या जवाब देंगे आप? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं हम कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which measures the change in position vector of the body during motion। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा भाई? डेफिनेशन होगा it is a physical quantity, it is a physical quantity which measures change in position vector of a body during motion। माने डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर में कितना बदलाव हुआ उसको नापेगा। एक डेफिनेशन तो ये हुआ। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन भी है। दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन है
कि मान लो कोई बॉडी यहां था, उसी केस को ले लो ना, बॉडी यहां था और ये चल करके किस जगह पर आया, पॉइंट बी पर आया। किस जगह पर आया, पॉइंट बी पर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देने वाला जो लाइन होगा वही क्या देगा, वही देगा डिस्प्लेसमेंट। माने मोशन के दौरान डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माने डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यही तो है, इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन ये है और इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये है। बॉडी चल के आया ऐसे ऐसे, बट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऐसे है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और न्यूमेरिकल में इसी पॉइंट का ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, दूसरा डेफिनेशन है कि बॉडी कहीं से मोशन करके आया हो, तो इनिशियल पॉइंट ये हुआ बॉडी का, फाइनल ये हुआ, इसको मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा इसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब सेकंड डेफिनेशन ये हुआ इसका, सेकंड डेफिनेशन वो क्या हुआ, सेकंड डेफिनेशन हुआ सेकंड डेफिनेशन ये हुआ, सेकंड डेफिनेशन the straight line distance between initial and final points during motion is known as डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लो एक पूल है, ब्रिज, वो इस तरीके से, आपका पॉइंट ये है और पॉइंट बी ये है। आपने मोशन शुरू किया यहां से और मोशन खत्म हुआ आपका कहां पर, मोशन खत्म हुआ आपका बी पर। शुरू कहां से हुआ, ए पर, और खत्म कहां हुआ, बी पर। ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट आपका यही हुआ, ये क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। इनके बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर। अब इसका यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा और इसका स्केलर है या वेक्टर है, इस सबको देख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, ये है तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था जी, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, SI यूनिट इज मीटर, m से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन है, इधर की तरफ या उधर किधर, सो इट इज कौन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
तो दो चीज याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मोशन के दौरान इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, इस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका यूनिट होता है मीटर, और इसका ये जो स्केलर वेक्टर है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट पर रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाया जाए और साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो उसको जरा हम करते हैं। ठीक, उसको करते हैं। हाँ, तो अब हम इसमें प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा आपने? डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, यही वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म है डिस्टेंस। दूसरा टर्म क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको बोलते हैं। डिस्टेंस होता है एक्चुअल दूरी मोशन के दौरान जो बॉडी ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें कोई दिशा नहीं होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाना था। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल सा बात है कि जितना डिस्टेंस बॉडी ने एक्चुअली ट्रेवल किया मोशन के दौरान, उस दूरी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो इट इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, माने द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by a body during motion is called distance। क्या कहा जाता है उसको? डिस्टेंस। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वही मीटर। इस ऐसा यूनिट इज क्या होगा भाई? मीटर। तो फिलहाल हमको इतना बात जानना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। माने शुरुआती में काइनेमेटिक वेरिएबल्स में हमने देखा पोजीशन वेक्टर को, और ये बताया कि स्ट्रेट लाइन की मोशन के समय पोजीशन वेक्टर हमेशा बदलता है, रेस्ट के समय पोजीशन वेक्टर स्थगित हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं बदलता है। फिर बताया डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को मिला दो तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इसका ये था कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को नापे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेट। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन से मिला देना इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, तो न्यूमेरिकल वगैरह बनेगा। दूसरा बात था डिस्टेंस, जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करते हैं मोशन के दौरान उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इतना बात जानेंगे। अब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इतना आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है? हाँ, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है।
यहां से बॉडी चलना शुरू किया और ऐसे करते 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 एक राउंड पूरा करके फिर ए पर पहुंच गया। बॉडी क्या किया है, ए से चलना शुरू किया है सर्कुलर मोशन और बी पर पहुंचा है। सपोज कर लीजिए बी पर पहुंचा है। किस जगह पर पहुंचा है, बी पर। माने ए बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ए एंड रीचेस एट बी। तो बी पर पहुंचा है और कैसा मोशन किया है, सर्कुलर मोशन। माने आदमी है तो सपोज कर लीजिए कि आदमी इस तरह से दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचा है, बी पॉइंट तक पहुंचा है। तो बी पॉइंट तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। मतलब फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस during motion from A to B in the given figure. In the given figure. ये बॉडी ए से बी पर पहुंचा है, गिवन फिगर मतलब फिगर को देख करके जवाब देना है। ए से बी पर पहुंचा है, आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कैसे जवाब दीजिएगा, सबसे पहले ये बता दीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का आर। आर यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये दिया हुआ है और ये सेंटर है। बॉडी ए से बी पर पहुंचा है, आपको बताना है दोनों चीज। तो सबसे पहले ये बताइए बॉडी चलना शुरू कहां से किया है, चलना शुरू किया ए से। तो ये आपका ए कौन सा पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। कहां पहुंचा है बॉडी, बी पर। तो बी क्या हुआ आपका, फाइनल पोजीशन हो गया। बी क्या हुआ, फाइनल पोजीशन हो गया। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। तो स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। यही स्ट्रेट लाइन का जो दूरी होगा, जो लेंथ होगा, वही किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो आप मेरे को बता दो कि सेंटर से यहाँ की दूरी r है, तो सेंटर से यहाँ की दूरी भी r हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2r। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2r। तो बता दो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो कितना हो गया, 2r। आंसर डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, हाउ यू विल कैलकुलेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ है उस पाथ का जो आपने ट्रेवल किया है मोशन के दौरान। तो मोशन कैसे हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ, मोशन तो ऐसे हुआ है, बॉडी यहां से चला और बॉडी जाकर यहां पहुंच गया। तो एक्चुअल दूरी तो ये ट्रेवल हुआ है ना, s जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस, s है एक्चुअल लेंथ कवर्ड। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r। ये उसका आधा है, तो 2 पाई r बटा 2 क्या हो गया, 2 से 2 कट गया। तो ये कितना हो गया, पाई r। पाई का मतलब 22/7 into r। पाई r भी छोड़ सकते हैं, 22/7 into r भी छोड़ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r। अंतर है, याद रखिएगा। डिस्टेंस में एक्चुअल दूरी जो आपने ट्रेवल किया वो होता है और डिस्प्लेसमेंट में उससे मतलब नहीं आप कैसे चले, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, वो दूरी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सवाल था जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिस्टेंस हो सकता है बहुत ज्यादा चलेगा, हो सकता है आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो बीच में पहाड़ है, तो आप ऐसे ऐसे चल करके ऐसे पहुंचे। डिस्टेंस तो आपने काफी ज्यादा ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मिला देंगे। ये दूरी जो यही होगी डिस्प्लेसमेंट, जरूरी नहीं कुछ में आदमी चला ही हो।
शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सवाल से। एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन से हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। आई थिंक ये क्या है। Now another question. एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैसे निकालेंगे। A body moves along, क्वेश्चन है a body moves along the circumference of a circular track of radius r, what is displacement of body, what is displacement of body when it covers 3/4 of its circumference। ऑप्शन, अच्छा फोटो दिया हुआ है, फोटो ये दिया हुआ है कि ये सर्कल है, ये है इसका सेंटर, और यहां से यहां की दूरी है r, मतलब रेडियस। r क्या है, रेडियस, और बॉडी चल रहा है ऐसे, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 3r, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3/4 पाई r, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3/2 पाई r, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है √2r। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सवाल समझ में आया। देखो भाई सवाल कैसे बनाएंगे हम, क्वेश्चन, बॉडी मान लो यहां से चला, सपोज कर लो, है ना, और कह रहा है 3/4 ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। 3/4 का मतलब समझ रहे हो, ये यहां वाला पार्ट क्या हुआ, 1/4। अरे 4 हिस्से का एक हिस्सा है ये, देख नहीं रहे हो, 4 सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये है, सेक्टर मत पूछना भाई, सेक्टर इसको बोलते हैं, ये जो बना ये सेक्टर बोलते हैं इसको। तो एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये है, तीसरा सेक्टर ये है, और चौथा सेक्टर ये है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ये 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस है, ये 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस है, और ये 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3/4 ऑफ सर्कमफरेंस नहीं हो जाएगा, माने बॉडी
कह रहा है ऐसे चला है कि उसने कितना दूरी ट्रेवल कर लिया है 3/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। और 3/4 का मतलब हुआ ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये तीनों मिला दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, ध्यान देना बच्चों, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ की, ये 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस नहीं हो जाएगी, सरकमफेरेंस मतलब 2πr, ये दूरी हो जाएगी 3/4 ऑफ 2πr। तो उस आदमी ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, यहां से पॉइंट ए से कहां आ गया वो, पॉइंट बी पर। एक्चुअली में ऐसे चलकर आया है वो, तो ऐसे चलने में उसने कितना दूरी ट्रेवल किया, 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2πr होता है। अगर ये बात नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, ये होता है 2πr। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हो गया, 3/4 ऑफ 2πr। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 3/4 ऑफ का मतलब गुना इनटू 2πr। 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, 3/2πr मतलब 1.5πr। ये वो दूरी है जो एक्चुअली में उस बॉडी ने ट्रेवल किया है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका वो हो गया 1.5πr, या ये कह लीजिए कि 3/2πr। डिस्टेंस तो निकल गया, डिस्टेंस तो निकल गया भाई, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है भाई, हम कह रहे हैं कि आपका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाइएगा तो यही ना बनेगा, यही ना स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यही स्ट्रेट लाइन का ना लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप हमको बताओ ट्रायंगल AOB में AO दूरी किसके बराबर है, R के, इसके बराबर है R के, और OB दूरी भी किसके बराबर है, रेडियस के। अरे भाई सेंटर से सारा दूरी का रेडियस है ना होगा जी, EBR इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगा, ये आप ऐसा कर लो, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ, ये O है, ये A है और ये B है, इसी को मिलाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये दूरी R है और ये दूरी R है, तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, √r² प्लस r² मतलब √2r² मतलब √2r मतलब आंसर क्या हो जाएगा, √2r मतलब आंसर विल बी डी आपका आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दो चीजें आपने देखा, डिस्टेंस में क्या है कि एक्चुअली में बॉडी जिधर चल के गया है वो सारे लेंथ को कैलकुलेट करके जोड़ देना है। तो जैसे इसमें चला यहाँ 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, माने टोटल 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो एक्चुअल दूरी कितना चला उसने, 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, जो कितना आया 3/2πr या 1.5πr। ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट में क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, इनिशियल पॉइंट ये है आपका, क्योंकि मोशन यहीं से शुरू हुआ है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको खट से मिला देना है, और मिलाने के बाद ये जो दूरी आएगा राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिए, कितना आएगा √2r² मतलब √2r। सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। आई होप ये समझ में आया है।
ये क्वेश्चन है मोशन का ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, in a long distance race, the athletes were expected to take 4 rounds of the track. To take 4 rounds of the track. Such that line of finish was same as line of was same as line of start. Suppose the length of the track was length of track was 200 meter. Length of track was 200 meter. ये क्या है? What is the total distance traveled? What is the total distance traveled? And दूसरा क्वेश्चन है, what is the displacement of the athlete? What is the displacement? What is the displacement of the athlete? When they touched the finish line. When they touch the finish line. कह रहा है कि in long race athletes were expected to take 4 rounds of the track. That line the track such a line of finish was same as the line of, suppose the length of the track was 200 meter. What is the total distance to be covered by the track? देखिए कह रहा है यहाँ पर देखिए ट्रैक का मतलब समझते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा। पहले तो आप देख लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस कैसे होता है? ट्रैक होता है एक बना हुआ, तो यहाँ जो ट्रैक है इस तरीके से, अच्छा आप कहिए कि अपना मन से कैसे बना दिए इस तरह से, तो ध्यान से सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस the athletes were expected to take 4 rounds of the track. मतलब ट्रैक में कितने राउंड लगाने हैं ट्रैक के? 4 राउंड, तब जाके रेस कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए कि ये एक लेंथ ऑफ ट्रैक है, कितना मीटर का? 200 मीटर का। कितना मीटर का? 200 मीटर का। तो एक ट्रैक 200 मीटर का, दूसरा ट्रैक
तीसरा ट्रैक एंड चौथा ट्रैक, ये चारों ट्रैक मिल करके तब ना रेस कंप्लीट होगा। पहला लाइन फिर से हम पढ़ रहे हैं और मेरे साथ आप भी पढ़िए। इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट्स वेयर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का 4 राउंड लगाना था, 1 2 3 4, तब जाके रेस पूरा होगा। तो हम समझ गए कि स्क्वायर टाइप का ट्रैक है, ट्रैक हो सकता था ये भी हो, लेकिन ये तो एक ही राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ट्रैक कैसा लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर शेप का। तो लॉन्ग डिस्टेंस रेस में एथलीट्स को 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक सच दैट द लाइन ऑफ फिनिश वाज, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट, ये है स्टार्ट पॉइंट। तो आप बताइए कि जो रेस होता है उसमें यहाँ से खिलाड़ी दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आके रुक गया, तब ना ये रेस कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट राउंड। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और फिनिशिंग पॉइंट भी यही है। इस बात को भी सवाल में कर रहा है कि सच दैट द लाइन ऑफ फिनिश वाज सेम एज लाइन ऑफ स्टार्ट, मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे आके फिनिश होना है, तब दौड़ कंप्लीट होगा। मान लीजिए रेक्टेंगल अगर सर्कुलर ट्रैक रहता तो यहां से स्टार्टिंग होता, दौड़ना शुरू करता आदमी ऐसे 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 जाके फिर यहीं पे जाके खत्म कर देता। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता कि डिफरेंट होता? सेम होता। तो यहां से कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और फिनिशिंग पॉइंट भी यही है, दोनों यही है। यहां से कोई चला, अब क्वेश्चन कर रहा है सपोज द लेंथ ऑफ द ट्रैक फॉर 200 मीटर, एक ट्रैक का लंबाई है 200 मीटर, तो 4 ट्रैक का टोटल ईडी कितना हो जाएगा 200 मीटर, ईडी कितना हो जाएगा 200 मीटर, ईडी कितना हो जाएगा 200 मीटर। कह रहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्चुअली में एक रेस कंप्लीट करने के लिए खिलाड़ी को कितना चलना पड़ेगा 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200, मतलब टोटल कितना 200, 200, 400, 200, 600, 200, 800, 800 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो अगर कहा जाए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ भाई, तो ये हुआ 4 × 200, मतलब कितना 800 मीटर। 800 मीटर खिलाड़ियों ने एक रेस कंप्लीट करने के दौरान डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। दूसरा पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट व्हेन दे टच द फिनिश लाइन। ध्यान से देखिएगा, एथलीट यहां था, इनिशियली रेस शुरू किया और यहां आके फिनिश किया। तो जिस जगह उन्होंने रेस कंप्लीट शुरू किया था उसी जगह आके फिनिश कर दिया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है कि अलग-अलग पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। और जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी 0। तो डिस्प्लेसमेंट में हम जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच दूरी निकाल लेते हैं, वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहां के सवाल में तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस तो 800 मीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा मान लो इसी में एक अगला सवाल जोड़ते हैं, ये दो सवाल तो समझ में आ गया, डिस्टेंस 800 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। इसी में एक अगला सवाल जोड़ दें कि मान लो खिलाड़ी आधा रेस कंप्लीट कर चुका है। कितना रेस? आधा रेस कंप्लीट कर चुका है। तो वैसी परिस्थिति में, वैसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। मान लो इसी सवाल में हमने ऐसा कुछ कर दिया, इसी क्वेश्चन में हमने ऐसा कर दिया कि खिलाड़ी इस तरह से चल रहे थे, इस तरीके से चल रहे थे खिलाड़ी, ये था 200 मीटर। आधा रेस का क्या मतलब हुआ भाई? देखो एक चीज समझो, आधा रेस का क्या मतलब हुआ, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला तो आधा रेस नहीं हो गया। अब फिर इतना चलता इधर तो आधा ये हो जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि ए पॉइंट से
सी पॉइंट पर आने में क्या हाफ ऑफ द रेस कंप्लीट नहीं हो जाता? तो हाफ ऑफ द रेस में अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वैसी परिस्थिति में इनिशियल पॉइंट ये होता, फाइनल पॉइंट ये होता, तो इसको मिला देते हैं हम। मिला देते तो ये डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बताओ। रूट अंडर इसी डिस्टेंस कितना हो जाता? रूट अंडर 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, मतलब 2 into 200 का स्क्वायर, मतलब 200 into रूट 2 मीटर। ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस वैसी परिस्थिति में क्या हो जाता? तो 200 इधर चला, 200 इधर चला, टोटल कितना डिस्टेंस चला? 400। आंसर हो जाता है डिस्टेंस का 400 मीटर। मतलब बहुत सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल लो, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस वो हुआ जो एक्चुअली में चल रहा है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल को बना सकते हैं। अगले वीडियो में आते हैं हम, तो बताते हैं आपको एक ग्राफ का। अगले वीडियो में आते हैं तो हम बताएंगे अब आपको वेलोसिटी से, ठीक है? ये बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और चीज बता देंगे फिर ग्राफ से, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां हम बात करेंगे वेलोसिटी से। ओके।